सितंबर 2025 गोल्डन फुटबॉल ट्रायल टीम अपने 22 खिलाड़ियों के साथ सियालकोट से जापान के लिए रवाना होती है। टीम के सभी खिलाड़ी बाकायदा जर्सी में थे और किट भी साथ थी। माने जैसे ही टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरे, हर कोई इन्हें देखने लगा, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने लगा। मगर ये खिलाड़ी टोक्यो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इनके कागजात चेक करने के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया। क्यों? क्योंकि कागजात नकली थे। अब सवाल कि कागजात कैसे नकली हो सकते हैं? खिलाड़ियों के वापस पाकिस्तान पहुंचने से पहले नकली कागजात वाली खबर पहुंच गई। फिर क्या? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA एक्टिव हो गई। जांच शुरू हुई और पकड़ में आया एक गिरोह, जिसका मास्टरमाइंड था मलिक वकास। अब ये कौन है? तो ये जनाब हैं गोल्डन फुटबॉल ट्रायल टीम के मालिक। जब इनसे पूछा गया कि खिलाड़ियों के कागजात देखकर उन्हें लौटा क्यों दिया गया, तो इन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के कागजात नकली हैं, माने पासपोर्ट, वीजा सब जाली। हद तो तब हो गई जब वकास साहब ने बताया कि सिर्फ कागजात ही नहीं, पूरी टीम ही नकली है। इन 22 लोगों को जापान भेजने के लिए 40-40 लाख पाकिस्तानी रुपए लिए हैं, जिसकी वैल्यू भारत में लगभग 12 लाख रुपए के करीब है। इस कबूलनामे से साफ हो चुका था कि मलिक वकास किसी टीम का कोई मालिक वालिक नहीं, बल्कि मानव तस्करी के गिरोह का सरगना है। इसने उन 22 खिलाड़ियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी थी कि पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह कैसे रिएक्ट करें, ताकि वे इमिग्रेशन अधिकारियों को धोखा दे सकें। वकास ने पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन से लेकर विदेश मंत्रालय तक के जाली दस्तावेज तैयार किए थे। पूछताछ में उसने यह भी कबूल किया कि इसी साल जनवरी 2024 में भी वो इसी तरीके से 17 लोगों को जापान भेज चुका है। इस मामले को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या होता है। तो जनाब, ये तो सिर्फ एक झांकी है। पाकिस्तान में मानव तस्करी का ये खेल बहुत पुराना और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये एक ऐसा देश है जो मानव तस्करी का सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन तीनों है। यानी यहाँ से लोग बाहर भी भेजे जाते हैं, दूसरे देशों के लोगों को यहाँ से गुजारकर कहीं और भेजा जाता है, और बाहर के लोगों को लाकर यहाँ भी बेचा जाता है, जिसकी गवाही आंकड़े देते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम यानी UNODC का एक अनुमान है कि पाकिस्तान से हर साल लगभग 3 लाख लोगों की तस्करी की जाती है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि देश में करीब 18 लाख लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर जी रहे हैं, जो कि कुल आबादी का 1% है। ये आधुनिक गुलामी का एक जीता जागता सबूत है। अब सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर जिंदगी की तलाश, या जिसे अंग्रेजी में ग्रीनर पैस्चर कहते हैं। बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर करती है। जब कानूनी तरीके से बाहर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो लोग अवैध और खतरनाक रास्तों को चुनते हैं, और यहीं से तस्करों का खेल शुरू होता है। इसकी एक और दिलचस्प और गहरी वजह है, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। इसकी कहानी 1960 के दशक से शुरू होती है, जब झेलम जिले में मंगला डैम बना था। इस डैम के बनने से मीरपुर शहर समेत कई गांव डूब गए और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। उस वक्त ब्रिटिश सरकार को मजदूरों की जरूरत थी, तो उसने कई विस्थापितों को ब्रिटेन में काम करने का परमिट दे दिया। ये लोग जब ब्रिटेन जाकर बस गए और वहां से पैसे कमाकर मीरपुर में आलीशान घर बनाने लगे, तो आसपास के जिलों जैसे गुजरात और झेलम के लोगों में भी विदेश जाकर जल्दी अमीर बनने की एक होड़ सी लग गई। यही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था जिसने पंजाब के इन विकसित जिलों को भी मानव तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। इनके अलावा पाकिस्तान में आई प्राकृतिक आपदाएं जैसे 2005 का भूकंप और लगातार आने वाली बाढ़ ने भी सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे तस्करी के लिए बेहद संवेदनशील हो गए हैं। अब जानिए तस्करी के मशहूर और दिल दहला देने वाले मामले। फुटबॉल टीम वाला मामला तो नया है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कई कुख्यात मामले सामने आ चुके हैं, जैसे चीनी दुल्हनें। हाल के सालों में एक नया और चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। पाकिस्तानी लड़कियों, खासकर ईसाई समुदाय की लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन ले जाया जाता है और फिर वहां उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों को दुल्हन बनाकर चीन में बेच दिया गया। तस्कर हर लड़की पर 25,000 से $65,000 कमाते थे, जबकि लड़की के परिवार को सिर्फ 2 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए जाते थे।
अब बात ऊंटों की रेस के जॉकी, ये भी एक तरीका है। दक्षिणी पंजाब के बच्चों को खाड़ी देशों में ऊंटों की रेस के लिए जॉकी बनाकर तस्करी किया जाता था। ये बच्चे 2 से 11 साल की उम्र के होते थे। एक स्टडी के अनुसार 19,000 से ज्यादा लड़कों को ऊंट जॉकी के रूप में तस्करी कर खाड़ी देशों में भेजा गया। वहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और कई बच्चे रेस के दौरान भगदड़ में अपनी जान गंवा देते थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अब ये चलन कुछ कम हुआ है। आपको बता दें कि ऊंट जॉकी वो लोग होते हैं जो ऊंट की सवारी करते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में मौत का सफर भी खतरनाक है और एक जरिया है। बेहतर जिंदगी की तलाश कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक दर्दनाक उदाहरण मोहम्मद इनायत के बेटे इस्माइल की कहानी है। इस्माइल अपनी पत्नी, 5 साल के बेटे और एक नवजात बेटी के साथ लीबिया के तट पर एक नाव में सवार होकर इटली जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाव भूमध्य सागर में डूब गई और पूरे परिवार की मौत हो गई। वे उन 90 लोगों में शामिल थे जो उस दिन डूबे थे। ये कहानी उन हजारों पाकिस्तानियों की है जो यूरोप पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब सवाल, कैसे होती है तस्करी? तस्करी के 3 रास्ते होते हैं, जमीनी, समुद्री और हवाई। इनमें सबसे ज्यादा कुख्यात रास्ता है जमीनी, जो बलूचिस्तान के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। यहाँ का नौकुंडी रूट सबसे ज्यादा बदनाम है। लोगों को ईरान के रास्ते तुर्की और फिर वहां से ग्रीस और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों में भेजा जाता है। फिर आता है समुद्री रास्ता। इसमें ग्वादर बंदरगाह से छोटी नावों के जरिए लोगों को ओमान की खाड़ी से ईरान पहुंचाया जाता है और फिर आगे का सफर जमीन के रास्ते होता है। हवाई रास्ते में पैसे थोड़े ज्यादा खर्च होते हैं। जो लोग थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वे हवाई जहाज से दुबई और फिर वहां से लीबिया जाते हैं। लीबिया पहुंचने के बाद तस्कर उन्हें नावों में बैठाकर भूमध्य सागर के बीच में छोड़ देते हैं, जहां से उनकी जिंदगी किस्मत के भरोसे होती है। माने वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं कि कहां जाना है। ये तो थे पाकिस्तान से बाहर जाने के तरीके और आंकड़े, मगर इस देश के भीतर भी इंसान की कीमतें खूब लगती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर होते हैं बंधुआ मजदूर। पंजाब और सिंध प्रांतों में ईंट के भट्टों और खेती बाड़ी में लाखों लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करते हैं। ईंट भट्टों पर लगभग 45 लाख लोग काम करते हैं, जहां उन्हें इतना कम पैसा दिया जाता है कि वे कभी मालिक का कर्ज नहीं चुका पाते और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में यौन शोषण के मामलों की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। गांवों से लड़कियों और महिलाओं को शहरों में अच्छी नौकरी का झांसा देकर लाया जाता है और फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। स्वात और चित्राल जैसे इलाकों में छोटी उम्र की लड़कियों की जबरदस्ती शादी कराकर उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में कोठों पर बेच दिया जाता है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो आपको बता दें कि FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानव तस्करी से जुड़े मामलों को देखने वाली मुख्य एजेंसी है। इसने देश भर में 12 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल भी स्टैब्लिश किए हैं। इसके लिए 2018 में 2 नए और जरूरी कानून बनाए गए, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट। इन कानूनों ने पहली बार तस्करी और स्मगलिंग के बीच कानूनी फर्क को स्पष्ट किया। वैसे ये बात सच है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग दोनों को लोग एक चीज़ ही समझते हैं, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति को धोखा देकर, ज़बरदस्ती या हिंसा का इस्तेमाल करके किसी शोषण वाली सिचुएशन में डालना और उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाना, जैसे कि बंधुआ मजदूर या यौन शोषण। इसमें जरूरी नहीं कि व्यक्ति को सीमा पार ले जाया जाए, ये मुख्य रूप से शोषण पर आधारित है। ठीक इसके उलट है ह्यूमन स्मगलिंग। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक देश से दूसरे देश की सीमा पार कराना। इसमें व्यक्ति की सहमति होती है, हालांकि यह खतरनाक और गैर कानूनी तरीका है। यह मुख्य रूप से परिवहन पर आधारित है, माने ट्रांसपोर्टेशन। पाकिस्तान सरकार ने गुमशुदा बच्चों के लिए जैनब अलर्ट एक्ट 2020 भी बनाया है। बावजूद इसके इस देश में स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ते गए हैं, जिसका कारण सीधे तौर पर लापरवाही और कमियां हैं। FIA और स्टेट पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति अब भी बनी रहती है। सबसे बड़ी कमी यह है कि पाकिस्तान में वेश्यावृत्ति को अपराध के रूप में कानूनी मान्यता नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर तस्करों के बजाय पीड़ितों को ही अपराधी बना दिया जाता है और उन पर दूसरे अपराधों में मुकदमे चलाए जाते हैं। ये एक कानूनी खाई है जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। मानव तस्करी के जितने मामले सामने आते हैं उनकी तुलना में कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारियां बहुत कम हैं। पाकिस्तान की यह कहानी सुनने में इतनी भयानक है तो जरा सोचिए जो लोग इसे जी रहे होंगे उनकी क्या हालत होगी।
हालांकि ऐसे में यही कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान है, वहां कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।